हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। आज हम करेंगे बच्चों कक्षा 12वीं की भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक जो कि हम भूगोल कर रहे थे बच्चों। और इसमें आज हम चैप्टर 6 से भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट बच्चों नोट्स के फॉर्म में आपको मैं ये पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। तो ये बच्चों हमारा छठा चैप्टर है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सबसे पहले पता नियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लानिंग करना होता है, यानी किसी चीज़ की प्लानिंग करना, उसे हम नियोजन कहते हैं, यानी प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले बच्चों नियोजन हमारे वहाँ केंद्रीय नियोजन है, और नियोजन के लिए हमने बनाया था बच्चों योजना आयोग। क्या बनाया था? योजना आयोग। जब भारत आज़ाद हुआ बच्चों, तो भारत में विकास के लिए हमने एक योजना आयोग बनाया था। और इस योजना आयोग का गठन बच्चों 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का काम था बच्चों योजना बनाना कि देश को विकास कैसे करना है। और इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों पंचवर्षीय योजना का, यानी हम 5 ईयर प्लान्स लाएंगे, पंचवर्षीय योजना लाएंगे। यदि आपसे पूछे बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना थी। और इसी तरह कुल मिलाकर बच्चों 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। ऐसा क्यों हुआ था बच्चों कि उसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आया था? क्योंकि जो योजना आयोग था उसको बाद में समाप्त कर दिया गया था, और योजना आयोग की जगह बच्चों नीति आयोग बना। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग बना लिया था। तो ये ध्यान रखना बच्चों, हमारे पास केंद्रीय नियोजन का मॉडल है, उसके लिए हमने योजना आयोग बनाया। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। इसका काम पंचवर्षीय योजना लागू करना है। पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को पहली 51 से 56 तक, और उसके बाद टोटल पंचवर्षीय योजना कितना है? 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। बाद में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया बच्चों। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे कि कैसे चौथी पंचवर्षीय योजना सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए था, और 5वीं पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए है। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। इसका काम बच्चों केंद्र और राज्य सरकारों को सही और तकनीकी सलाह देने के लिए भारत में जो आर्थिक निर्माण में राज्यों की भागीदारी को भी बच्चों बढ़ाना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों नियोजन। नियोजन के कितने उपागम हैं? 2। नियोजन 2 प्रकार का, यानी 2 अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग। एक है बच्चों खंडी नियोजन, यानी खंड के आधार पे, और दूसरा आता है बच्चों प्रादेशिक नियोजन। तो यदि आपसे पूछे बच्चों नियोजन कितने प्रकार का है? 2, खंडीय नियोजन और प्रकाशित और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन उसे कहते हैं बच्चों कि जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी एक सेक्टर पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, उद्योग हो गया, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन। यदि किसी एक सेक्टर पे ध्यान देते हैं तो उसे हम खंडीय नियोजन कहते हैं। जैसे आपने देखा था बच्चों कि पहली पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड था? कृषि से रिलेटेड था। दूसरी पंचवर्षीय योजना बच्चों उद्योग से रिलेटेड था। चौथी पंचवर्षीय योजना बच्चों सूखा संभावित क्षेत्रों से, और 5वीं पर्वतीय विकास कार्यक्रम से रिलेटेड था। तो खंडीय नियोजन मतलब जिसमें एक सेक्टर को देखते हैं। दूसरा है बच्चों आपका प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन मतलब किसी प्रदेश के लिए उसके सभी संसाधनों के उचित उपयोग व विकास के कार्यक्रम जो बनाते हैं तो उसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं बच्चों। यानी जो प्रदेश के लिए किया जाता है, किसी एक क्षेत्र के लिए जाता है। और जो प्रादेशिक नियोजन को ही हम बच्चों क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। क्षेत्रीय नियोजन क्योंकि जो क्षेत्र होते हैं ना, वो सामाजिक भिन्नता को दूर करने के लिए, यानी उसका विकेंद्रीकरण करने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे बच्चों नियोजन की परिभाषा, तो देश के संसाधनों का अनुकूल करके और आर्थिक विकास को प्राप्त करने की एक प्रणाली को ही हम नियोजन कहते हैं। यानी देश के संसाधनों का अनुकूलन करें आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए कि एक प्रणाली होती है, उसी को हम नियोजन कहते हैं, यानी प्लानिंग कहते हैं। जो भविष्य में संसाधन किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे उसके बारे में बताते हैं बच्चों। नियोजन कितने प्रकार का? 2। एक होता है बच्चों प्रादेशिक नियोजन, एक होता है खंडीय नियोजन। तो ये आपको याद करना है। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा भारत में नियोजन के लिए क्या बना है? योजना
आयोग। और योजना आयोग कब बना था बच्चों? 15 मार्च 1950 को क्या बना था? योजना आयोग। योजना आयोग की जगह क्या आ गया बच्चों? नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। योजना आयोग ने टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी लेकर आई बच्चों? 12 लेकर आई थी। और अगर पूछे बच्चों नियोजन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का मैंने बताया। एक का नाम है बच्चों खंडी नियोजन, जो किसी एक सेक्टर पे ध्यान देते हैं, और दूसरे का नाम है बच्चों आपका प्रादेशिक नियोजन। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। अगला आएगा बच्चों, मैंने बताया था कि जो प्रादेशिक नियोजन है इसको क्षेत्रीय नियोजन भी कहते हैं, और ये 2 प्रकार का है। एक है बच्चों लक्ष्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा लक्ष्य समूह के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्य क्षेत्र में बच्चों हम सूखा संभावित क्षेत्र और विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी इसकी। दूसरी है बच्चों पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तीसरा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्य समूह में बच्चों लघु किसान विकास संस्था यानी SFDA, सीमांत किसान विकास संस्था यानी MFDA, इन सभी के बारे में बताया। इनको बच्चों में नहीं पढ़ना, हमारे कोर्स में ये है लक्ष्य क्षेत्र। तो सूखा संभावित विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, साथ ही साथ में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पहला हम पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया था, और इसमें बताया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करना है? विकास करना है, वहाँ के लोगों को रोजगार कर देना है। इसके लिए बच्चों जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ पे बागवानी को प्रोत्साहन देना है, रोपण कृषि करवाना है, पशुपालन, मुर्गी पालन, इन सभी चीजों को क्या करना है बच्चों? बढ़ावा देना है। ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय यानी वहाँ पे जो संसाधन है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही प्रयोग करना है। तो ये आप ध्यान रखना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में थे। पर्वतीय क्षेत्र बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में कहाँ कहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे इस योजना को लागू किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी, रोपण कृषि ये सारी करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद बच्चों इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, असम में उत्तरी कक्षार वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, तमिलनाडु में नीलगिरी सहित कुल 15 जिले इसमें आते हैं। यदि पूछे बच्चों पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले आते हैं? 15 जिले। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। कुल पंचवर्षीय योजना बच्चों कितनी है? 12 हैं। पहली कृषि से रिलेटेड, दूसरी उद्योग में, चौथी सूखा संभावित क्षेत्र और 5वीं पर्वतीय क्षेत्रों से रिलेटेड है। लेकिन बच्चों बाद में क्या हुआ था? 1981 में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यानी पिछड़े क्षेत्रों के लिए है ना एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई, और इसमें शर्त रखा गया कि पर्वतीय पिछड़ा क्षेत्र वो क्षेत्र होगा जिसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर से अधिक होगी, और जो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। पहली क्राइटेरिया बच्चों ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है कि आप जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत ना आए, उन्हीं को बच्चों हम पर्वतीय क्षेत्र कहेंगे, और वही इस पर्वतीय क्षेत्र का लाभ उठा पाएंगे। अब इस क्षेत्र के बच्चों विकास के लिए कई सारे सुझाव दिए गए थे। आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए क्या क्या सुझाव हैं आपके। तो पहला सुझाव है बच्चों कि सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, न केवल प्रभावशाली का ही मिले, तो पहला पॉइंट है। दूसरा, स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, पहले लोग बच्चों झूमिंग कृषि करते थे वहाँ पे, उसकी जगह स्थायी कृषि पे बल दिया जाना चाहिए। चौथा आएगा पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करो और श्रमिकों को भी लाभ मिलना चाहिए, यानी लाभ श्रमिकों मजदूरों को भी मिले, तो ये ध्यान रखना है। पांचवा बच्चों पर्यटन उद्योग के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पर्वतीय केंद्र क्या होते हैं बच्चों? पर्यटन के आकर्षक केंद्र होते हैं, इसलिए वहां पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है बच्चों वृक्षारोपण, हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करके इन क्षेत्रों में को हमेशा हरा भरा बनाकर रखना चाहिए। छठा, अवैध खनन पे हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सातवां बच्चों अवैध खनन पे प्रतिबंध लगा दो। आठवां, पशुपालन कर कार्यक्रम चलाकर वैज्ञानिक ढंग से पशुओं और चारागाहों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर इन सभी को बनाया जाना चाहिए। यानी पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिए आपसे बच्चों को सुझाव पूछेंगे तो आप ये निम्न सुझाव क्या कर सकते हैं, वहां पे दे सकते हैं। क्या क्या सुझाव हैं बच्चों, एक बार दोबारा देख लो, है ना। पहला है सभी लोगों को
लाभ मिलना चाहिए, ना कि कुछ ही लोगों को। स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल हो, झूमिंग कृषि की जगह पे स्थायी कृषि करें। ये सारे 8 जो है सुझाव मैंने आपको बता दिए। चलिए बच्चों अब हम दूसरा अपना देखते हैं, जो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। और ये कौन से पंचवर्षीय योजना में आता है बच्चों? चौथी पंचवर्षीय योजना में। 1973 और 74 में इसको बच्चों शामिल किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1967 में बच्चों योजना आयोग ने कहा था कि भारत में जो 67 जिले हैं ना, वो सूखा संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको सूखा संभावित क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। लेकिन 1972 में क्या हुआ था, एक सिंचाई आयोग बनाया गया था। इस सिंचाई आयोग ने कहा था बच्चों कि ऐसे क्षेत्र जहां जो 30% से भी कम सिंचित क्षेत्र कम हो वहां पे, यानी ऐसा प्रदेश जहां पे 30% से कम सिंचित क्षेत्र है, वो किस में आएंगे बच्चों? सूखा संभावित क्षेत्र में आएंगे। प्रारंभ में बच्चों 67 जिले आते थे, बाद में दूसरा क्राइटेरिया आया था सिंचाई आयोग की सिफारिश पे। और ऐसे क्षेत्र बच्चों राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और तमिलनाडु में मिले थे। तो अगर कुछ आपसे सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम बच्चों, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों को कहा था। 72 में क्या हुआ था बच्चों? सिंचाई आयोग ने कहा था सूखा संभावित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे 30% से कम सिंचित क्षेत्र हो। आइए बच्चों इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि जो सूखा संभावित क्षेत्र था ना, उनको हमने बनाया तो उसका उद्देश्य क्या था। तो नंबर 1 उद्देश्य बच्चों वही सेम, ताकि इससे स्थानीय लोग जो वहाँ पे ना उनको रोजगार दे सकें, है ना, इस कार्यक्रम का ये था। दूसरा बच्चों जो सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए कई सारे हमने साधन विकसित किए। यानी इसने क्या क्या कार्य किया इसके लिए? तो शुरू में बच्चों हमने क्या किया, सिविल निर्माण के कार्यों पे जोर दिया, ताकि वहाँ पे अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और लोगों को काम मिल जाए। दूसरा बच्चों बाद में सिंचाई परियोजनाएं लाई गई, भूमि का विकास कार्यक्रम किया गया, वृक्षारोपण, चारागाह, इन सभी को वहाँ पे किया गया, जिससे बच्चों वहाँ के लोगों को क्या मिल रहा था? रोजगार मिल रहा था। और सूखा से बच्चों वहाँ पे सिंचित भूमि बन रही थी, क्योंकि भूमि विकास कार्यक्रम और सिंचाई विकास होने लगा था। साथ ही में बच्चों जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का भी उपयोग करने लगे थे, जिससे भू निम्नीकरण हो रहा था। इन क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की भी आवश्यकता थी। अगर पूछे बच्चों जो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा संभावित क्षेत्र से बच क्यों जाते हैं? क्योंकि इसका कारण बच्चों वहाँ पे सिंचाई सुविधा है और नहरों के कारण है। तीसरा है बच्चों आपका समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, यानी ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम बच्चों ये भरमौर क्षेत्र में है। भरमौर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बच्चों एक जिला है चंबा, जहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम है भरमौर क्षेत्र और दूसरे का नाम है बच्चों होली क्षेत्र। तो जो समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम बच्चों जो भरमौर क्षेत्र था ना, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की जो दो तहसीलें थी, एक का नाम था भरमौर और एक का नाम था होली, में ये कार्यक्रम क्या हो रहा है? चल रहा है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों 21 नवंबर 1975 को इसको ST क्षेत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। यानी जो भरमौर क्षेत्र है उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दिया था, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में बच्चों सबसे ज्यादा कम विकास इसी क्षेत्र में हुआ था। और यहीं पे एक जनजाति है, वो जनजाति का नाम है बच्चों गद्दी जनजाति, जिसकी जनसंख्या टोटल 39,113 है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व बच्चों 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो गद्दी जनजाति है बच्चों ये वहाँ पे यहाँ के मूल निवासी हैं और इन गद्दी जनजातियों की कुछ विशेषताएं हैं। तो गद्दी जनजाति के बच्चों विशेषताएं क्या है? ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा, ये गद्याली भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी बोलते हैं। आर्थिक क्रिया इनकी बच्चों कृषि करना और भेड़ और बकरी को पालना है। तो आखिर ये ITDP प्रोजेक्ट आया क्यों था बच्चों? इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो गद्दी जनजाति थी इनके जीवन स्तर को सुधार करना था। और जो भरमौर क्षेत्र था ना, हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों से बहुत कम विकास हुआ था यहाँ पे, तो भरमौर क्षेत्र को बच्चों विकसित करने का काम ये ITDP का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत बच्चों प्रमुख कार्य क्या क्या किए गए थे? इसमें परिवहन, संचार, कृषि, इससे जुड़े कई सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का महत्व दिया गया था बच्चों। होली, इससे क्या हुआ था? होली और जो खानी क्षेत्र है ना वहाँ पे तो विकास ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी बच्चों भरमौर में तुंदार और कुगती क्षेत्र में क्या हुआ था?
कम विकास हुआ था। तो ये किसका था बच्चों, ITDP है ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो भरमौर क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था। यदि पूछे उसकी जनसंख्या कितनी थी बच्चों, 39,113 थी। जनघनत्व कितना था बच्चों, 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीली भरमौर और होली क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इसके बच्चों सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ क्या हुए थे। जो समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम है ITDP, जब हमने भरमौर क्षेत्र को बच्चों इसमें शामिल कर लिया तो इसका विकास, इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका सामाजिक आर्थिक लाभ ये हुआ है बच्चों कि इससे स्कूल और अस्पताल और पेयजल या सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में इन सभी चीज़ों का बच्चों विकास हुआ था। जो साक्षरता दर थी वो भरमौर क्षेत्र की अचानक से बढ़ गई थी। महिला साक्षरता बच्चों स्टार्टिंग में कहाँ 1.8% थी आज़ादी के टाइम पे, आज महिला साक्षरता बच्चों 65% हो गई। तो इसके सामाजिक सांस्कृतिक लाभ थे, स्कूल अस्पताल खुले, साक्षरता दर बढ़ी, पुरुष और महिला के बीच में बच्चों जो साक्षरता दर के बीच में जो अंतर था, यानी पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, महिलाएं कम, ये अंतर भी खत्म हो गए थे। साथ ही साथ में बच्चों लिंग अनुपात में सुधार हुआ था। बाल विवाह में भी कमी बाल विवाह में क्या हुआ, कमी आ गई। पशुचारण के घटते महत्व के कारण बच्चों अब ऋतु प्रवास में भी कमी आई थी। यानी जो गद्दी जनजाति थी ना, ऋतु प्रवास करती थी, अब ये लोग ऋतु प्रवास भी नहीं करते थे। जो परंपरागत खाद्यान्न और फसलों और पशुचारण के साथ साथ अब दालों और अन्य नकदी फसलों को भी ये उगाने लगे। यानी पहले सिर्फ एक खाद्यान्न फसलों को उगाते थे, अब कई सारे जो नकदी फसलें उनको भी उगाने लगे थे। तो ये था बच्चों ITDP प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला आपका बच्चों लास्ट और चौथा है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर कमांड प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी IGNP के बारे में। अगर पूछे इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम बच्चों राजस्थान नहर है। इसके जनक बच्चों कंवर सेन है। तो इंदिरा गांधी नहर के जनक कौन है, कंवर सेन है, पुराना नाम राजस्थान नहर है। इस परियोजना की शुरुआत बच्चों 1958 31 मार्च को हुआ था। और इसका उत्पत्ति स्थल बच्चों जो व्यास नदी और सतलुज नदी जहाँ पे मिलती हैं उसका नाम बच्चों हरिके बैराज। कहाँ से, हरिके बैराज। देख सकते हैं बच्चों आप, हरिके बैराज से क्या है, ये स्टार्ट होता है जहाँ पे व्यास और सतलुज का संगम है पंजाब में। और वितरिकाओं की लंबाई बच्चों अगर पूछे, वितरिकाएं किसे कहते हैं, जो इस नहर के आसपास में जो ये है ना, इन्हें वितरिकाएं कहते हैं। वहाँ से स्टार्ट है बच्चों। और वितरिकाओं की टोटल लंबाई बच्चों 9060 किलोमीटर है। और इसका अगर पूछे बच्चों कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर किलोमीटर इसका सिंचित क्षेत्र है, लाख हेक्टेयर है। अगर आपसे पूछो बच्चों इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम, तो राजस्थान नहर बताना है। जनक कौन थे, कंवर सेन थे। ये परियोजना 1958 में शुरू हो गई थी और इसकी उत्पत्ति कहाँ है बच्चों, हरिके बैराज में है, जहाँ पे व्यास और सतलुज नदी का संगम है पंजाब में। वितरिकाओं की लंबी 9060 किलोमीटर है। कुल सिंचित क्षेत्र बच्चों 19.63 है। और ये नहर बच्चों 2 चरणों में बना था, पहला चरण और दूसरा चरण। तो नहर का निर्माण बच्चों 2 चरणों में हुआ था। कितने चरण में हुआ था, 2। नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। चरण 1 में बच्चों हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया और इसका उत्तरी भाग, ये सारे लाभान्वित हुए थे। चरण 1 में बच्चों कुल सिंचित क्षेत्र जैसे मैंने बताया था 19 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पे सिर्फ 5.53 सिंचित क्षेत्र थे, लाख हेक्टेयर था। और इसकी सिंचाई बच्चों 1960 के दशक में शुरू हो गई थी। बाद में चरण 2 का काम चालू हुआ बच्चों, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू इन सभी चीज़ों को शामिल किया था। उसके बाद में इसका सिंचित क्षेत्र बच्चों 14.10 लाख हेक्टेयर था। इसकी सिंचाई बच्चों 1980 के दशक में शुरू हुई थी। तो 2 चरणों में बच्चों ये नहर बना था, है ना। 70% जो सिंचाई होता था, जो वितरिकाएं थी बच्चों हरिके बैराज की, ये जो वितरिकाएं थी इनके माध्यम से होता था। 30% सिंचाई बच्चों लिफ्ट नहरों के द्वारा होता था। जो लिफ्ट नहरें होती थी बच्चों, वो मुख्य नहरों के बाएं किनारे से ज्यादातर निकलती थी और पानी को प्रेशर देकर उनको ऊपर उठाकर लिफ्ट नहरों के माध्यम से उसमें डाला जाता था। उसके बाद बच्चों इसका महत्वपूर्ण अंतिम टॉपिक है कि इंदिरा गांधी जो नहर प्रोजेक्ट था उसके सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान बच्चों कहाँ सूखा पड़ा रहता था, कहाँ अब इस नहर के माध्यम से बच्चों वृक्षारोपण होने लगा, जो चारागाह का विकास हुआ था,
और जो पश्चिमी राजस्थान की जो भूमि थी बच्चों, वो आज हरी भरी भूमि हो गई थी। वायु अपर्दन जो होता था ना, वायु अपर्दन जो धीमा पड़ने से जो मरुस्थल के फैलाव पे भी नियंत्रण, पहले हवाएं चलती थी, मरुस्थल इधर से उधर जाते थे और रेत रेत बढ़ता जाता था बच्चों, लेकिन आज वायु अपर्दन कम हो गया, वृक्षारोपण होने लगा, सिंचित क्षेत्र का विस्तार हो गया और इससे जो बोया गया क्षेत्र है ना, खेती ज्यादा होने लगी वहां पे। चौथा है बच्चों, सिंचाई से जो है कृषि और पशुधन के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि होने लगी। पांचवा बच्चों, पारंपरिक फसलें ही नहीं, जैसे चना, बाजरा, ज्वार, ये वहाँ की पारंपरिक फसलें थी, इनके स्थान पे अब गेहूं, कपास, चावल, मूंगफली, इन सभी ने इनका क्या किया था, स्थान ले लिया था। तो इंदिरा गांधी जो नहर प्रोजेक्ट है ना, इसके बच्चों बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव पड़े थे। तो आपको एग्जाम में 5 सकारात्मक प्रभाव बताने हैं कि वृक्षारोपण और चारागाह का विकास हुआ था, वायु अपर्दन धीमा पड़ गया, सिंचित क्षेत्र में विस्तार हो गया, सिंचाई से कृषि और पशुधन उत्पादन में वृद्धि हो गई, पारंपरिक फसलों चना, बाजरा, ज्वार के स्थान पे अब गेहूं, कपास, चावल, इन सभी की क्या होने लगी, खेती होने लगी थी। साथ में बच्चों, अकाल पर रोक लग गई थी, यानी पहले भूखी की वजह से अकाल आ जाती थी, है ना। अकाल पर लोग क्यों ही, क्योंकि लोगों की आय बढ़ गई, अब उनको काम मिल गया, उनका जीवन स्तर भी सुधर गया था। इन इसका नकारात्मक प्रभाव हुआ बच्चों कि जल भराव क्षेत्र हो जाता था और मृदा से भी रिलेटेड कई सारी इससे समस्याएं आने लगी थी। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा सतत पोषणीय विकास के बारे में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यदि आपसे पूछे बच्चों, तो पर्यावरण के मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, विश्व पर्यावरण और विकास एक आयोग बनाया था। और इस आयोग की स्थापना बच्चों जो नॉर्वे की पीएम थी ना, ब्रटलैंड की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थी, नॉर्वे की एक पीएम थी, उनका नाम क्या था बच्चों, ब्रटलैंड था। और सबसे पहले सतत पोषणीय विकास शब्द का प्रयोग भी यहीं पे हुआ था। 1987 में बच्चों एक ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी जिसका मेन टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। WECD के प्रमुख नॉर्वे की पीएम थी और उनका नाम क्या था, ब्रटलैंड था बच्चों। सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है कि ऐसा विकास कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधनों को बचाकर रखना चाहिए। तो ये एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करती है कि भविष्य की पीढ़ियों को उसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सतत पोषणीय विकास के बारे में ध्यान रखना है। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 ब्रटलैंड रिपोर्ट। उसके बाद बच्चों दो प्रमुख पुस्तकों के नाम, एक का नाम द पॉपुलेशन बॉम्ब बच्चों जो कि एहरलिच ने लिखी थी। द लिमिट टू ग्रोथ किसने लिखा, मीडोज ने लिखा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो सबसे पहला उपाय बच्चों की जो जल प्रबंधन नीति है उसको कठोरता से पालना होनी चाहिए। जो कम पानी वाली फसलें हैं उन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि अब उतनी अधिक मात्रा में पानी वहाँ पे नहीं पहुँचा है। बहते हुए जो जल है ना उनकी हानि को रोकने के लिए उचित उपाय करें, यानी जो बहता हुआ जल है नहर के माध्यम से काफ़ी पानी बेकार जाता है। वृक्षारोपण और चारागाह के विकास को ज़्यादातर प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं बच्चों जो हम दे सकते हैं। जल प्रबंधन नीति कठोर करें, कम पानी वाली फसल उगाएं, बहते जल की हानि को रोकें, वृक्षारोपण और चारागाह का विकास करें। साथ में बच्चों गरीब किसानों को कृषि कार्य के लिए वित्तीय संस्थागत सहायता देनी चाहिए, यानी उनको लोन दिया जाना चाहिए ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कर सकें। और कृषि के अलावा अन्य सेक्टरों का भी वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर है ना, जिसका नाम क्या था बच्चों, भारत में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो मैंने जैसे कि सबसे पहले बताया था बच्चों हमारे वहाँ पे केंद्रीय नियोजन है। केंद्रीय नियोजन में योजना आयोग है बच्चों। योजना आयोग कब बना था, 15 मार्च 1950 को। उसका काम क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं चालू करना। पंचवर्षीय योजनाएं टोटल कितनी आई थी बच्चों, 12वीं कब आई थी, 2012 से लेकर 2017 के बीच में, है ना। उसके बाद बताया था मैंने योजना आयोग की जगह बच्चों नीति आयोग बन गया था, 1 जनवरी 2015 को बना था। उसके बाद मैंने बताया था आपको बच्चों नियोजन कितने प्रकार का, 2। एक का नाम क्या है, खंडीय नियोजन, दूसरे का नाम है बच्चों प्रादेशिक नियोजन। खंडीय और प्रादेशिक के बारे में बताया था। प्रादेशिक बच्चों 2 प्रकार के थे, है ना, एक लक्ष्य समूह था, एक लक्ष्य क्षेत्र था। और हमें 4 लक्ष्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ना था। कितने बच्चों, 4। पहला हमने पढ़ा था बच्चों
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में, और इसमें हमने पढ़ा था इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ क्षेत्र है और इसके विकास के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था सूखा संभावित विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था, इसका उद्देश्य बताया बच्चों, इसके काम बताए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा मैंने आपको बताया था बच्चों ITDP के बारे में, जनजाति भरमौर क्षेत्र के बारे में बताया, कौन सी जनजाति रहती है बच्चों, गद्दी रहती है, जनसंख्या 39,113 है, जनघनत्व कितना था बच्चों 21 था, है ना, इसकी विशेषताएं बताए, और ऋतु प्रवास करती हैं, गद्याली भाषा बोलती हैं। ITDP के उद्देश्य बताए बच्चों और इससे प्रमुख कार्य क्या है वो बताए, और इसमें मैंने बच्चों जो सामाजिक सांस्कृतिक लाभ मिला था वो याद कर लेना। उसके बाद मैंने बच्चों इंदिरा गांधी नहर के बारे में बताया, 2 चरणों में बना था, पुराना नाम राजस्थान नहर था, है ना, जनक कंवर सेन है, उत्पत्ति स्थल हरिके बैराज है, 2 चरणों में बना था और इसके सकारात्मक प्रभाव। और लास्ट में हमने बच्चों सतत पोषणीय विकास के बारे में, सबसे पहले 1987 में ब्रटलैंड कमीशन ने, ब्रटलैंड कौन थी बच्चों, नॉर्वे की PM थी, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बच्चों इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के बारे में, ये हमारा अंतिम टॉपिक था। तो जितने भी टॉपिक है बच्चों ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं और आपको इनको इसी तरह याद करते जाना है, नोट्स के फॉर्म में लिखते जाना है। मिलेंगे बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।